इंडिया तो पहले ही बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है। दो बड़े फैक्टर आप क्या देख पा रहे हैं? महिला शराबबंदी जैसी योजनाएं या फिर राष्ट्रीय योजना? और राष्ट्रीय योजनाओं की बात हम इसलिए करें कि जेडीयू से ज्यादा बीजेपी आगे है। देखिए संतोष जी, दो चीजें बहुत क्लियर हैं। एक तो ये कि प्रो इनकम्बेंसी थी, एक एंटी इनकम्बेंसी होनी चाहिए थी। 20 साल थे तकरीबन लगातार जेडीयू बीजेपी या इस तरीके का नीतीश कुमार ही चेहरा बन के रहे, लेकिन इसमें कामयाब नहीं हो पाया विपक्ष अगर, तो ये बड़ी चीज जो समझ में आ रही है कि प्रो इनकम्बेंसी थी। दूसरी चीज, जो सेंट्रल की योजनाएं थी, जो स्टेट गवर्नमेंट की योजनाएं थी, महिलाओं को खास तौर पे जो फोकस किया गया वो फोकस बड़ा काम कर गया। एक चीज बिल्कुल सामने समझ में आ रही थी, मैं ज्ञानंद जी की बात से इत्तेफाक रखता हूं कि वहां पे जो जंगल राज की याद दिलाते हुए जो बातें कही गई, उसकी काट तलाशने में ही जुटा रह गया विपक्ष। विपक्ष को चाहिए यह था कि वो और हमलावर होता। दो चीजें और इसके पीछे और जो काम कर गई वो समझना होगा संतोष जी। 1 महीने पहले चुनाव के जब घोषणा होने वाली, कोई आरोप अभी तक नहीं लगा है। तो ये बड़ी चीज थी जिसके चलते जो पसमानदा मुसलमान थे वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की जो नुमाइंदगी है उस पर भरोसा जताते हुए दिखाई दिए। और यही वजह है कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं उनमें इस बार ओवैसी का भी जादू चलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। ये एक बड़ी बात कही आपने। लेकिन ज्ञानंद शुक्ला जी, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे। जब हम बिहार के चुनाव की बात कर रहे थे, परवेज जी से लगातार बात हो रही तो यही है कि विकास की तो बात हो रही है, लेकिन आज भी बिहार का जो चुनाव है वो जाति समीकरण के इर्द गिर्द रहा है। क्या इस बार जो बिहार में लगभग 14% के आसपास यादव वोटर है, क्या इस बार वो आरजेडी से छिटका है और शायद उसका फायदा एनडीए को मिला है? देखिए बिल्कुल, अभी जो परवेज जी भी हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं और कई बार इस पर चर्चा भी हुई हम लोगों की अलग से भी, कि बिहार के चुनाव में जो खास बात है, जो जाति का एक फैक्टर है, ये बात जब आप करते हैं, आप एमवाई फैक्टर की बात करते हैं, तो आप ये भूल जाते हैं कि उसके साथ ही ओबीसी में बिहार में एक अति मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस का एक बड़ा एक चंक आ गया है। 36% जी बिल्कुल। और वो उस चंक में एक बड़ा उनका जो सपोर्ट सिस्टम पूरा है कि वो एनडीए, बीजेपी, जेडीयू और इनके साथ भी दिखाई दिया है। तो इसकी वजह से एक तो वो सवर्णों का जो जनरल कास्ट है वो उनके साथ अति पिछड़ा वो जुड़े, दलितों का एक बड़ा हिस्सा जुड़ा। तो ऐसे में बिहार में भले ही 14% की जो आपने बात कही यादव वहां पर वोटर्स की तादाद है, लेकिन सत्ता में लगातार बने रहे थे और कई सारी जातियों को उनको कई लगता भी रहा है कि जो नुमाइंदगी की जब बात आती है तो शायद उनका ही वर्चस्व रहता है। तो इसी वजह से उनका एक हिस्सा एक बड़ी जो बाकी जातियों का ओबीसी में वो छिटका, वो महागठबंधन से अलग रहा। लेकिन इस बार की जिस तरीके से कैंपेनिंग हुई और टिकट का वितरण हुआ है, क्योंकि आप देखिए कि कई जगहों पर जो कांग्रेस के साथ जब गठबंधन तो हुआ, लेकिन कई जो आरजेडी के सपोर्टर थे, हमने देखा कि एन चुनाव के वक्त बागी भी हुए। और इसी वजह से जो आप बात कह रहे हैं कि यादव वोटर्स का भी कई जगहों पर जहां पर टिकट वितरण से उपजी नाराजगी थी, उसी का नतीजा है कि वो भी साथ में गए हैं, वो एनडीए के साथ गए हैं। तो ऐसे में एनडीए को और ज्यादा बढ़त इसकी वजह से हासिल हुई। बिल्कुल ज्यादा बढ़त हासिल हुई। परवेज जी, क्या आपको लगता है कि नाराजगी का फायदा एनडीए को मिला है? वो चाहे तेजस्वी यादव से नाराजगी की बात करें, या फिर हम ओवैसी से नाराजगी की बात करें, या फिर दूसरे जो छोटे दल उनकी नाराजगी की बात करें, उसका फायदा एनडीए को मिला? देखिए चौधरी साहब, मैं सुबह से आपके साथ हूं और मैं सुबह से ये बात कह रहा हूं कि इसे नाराजगी से मत जोड़िए। ये एक सकारात्मक तरीके की पॉलिटिक्स है जो नए सिरे से बिहार में परवान चढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जो एक एंगल है जो मैंने शुरुआती दौर में कहा था कि एक लड़ाई मार्शल पिछड़ी जाति वर्सेस अदर पिछड़ी जाति की है, और वो इस चुनाव में दिखाई दे रही है। मैंने हमेशा से ये बात कही भी है, लिखी भी है, और आप लोगों से भी चर्चा में ये बात कही है कि केवल यादव और मुसलमान कॉम्बिनेशन से भारत की किसी भी राजनीति को न बदला जा सकता है, न उसमें कोई किसी तरीके का चेंज लाया जा सकता है, क्योंकि इसके बाद रिवर्स पोलराइजेशन की संभावना बहुत तेजी से होती है। अब तक की राजनीति में जब सेकुलर राजनीतियों का दौर था, जिसे सेकुलर कहा जाता है, मैं उन्हें कभी सेकुलर नहीं मानता था, लेकिन जब सेकुलर राजनीति का दौर कहा जाता था तब बहुत सारी बातें कहने में नेता परहेज करते थे,
लिहाज करते थे या नहीं बोलते थे, वो जानते थे उन बातों को लेकिन बोलते नहीं थे। अब नेता इसका ख्याल नहीं रखते हैं, वो सीधे बात करते हैं और जब सीधी बात होगी तो उसका इंपैक्ट भी सीधा होगा, सीधा ही संजय आएगा। जी। बिल्कुल। अखंड जी, पीके का क्या देख पा रहे हैं? क्योंकि एग्जिट पोल ने तो नकार दिया है, लेकिन जो अभी रुझान आ रहे हैं वो कहीं पर 4 सीटों पर आगे हैं, कहीं पर 5 सीटों पर आगे हैं। पीके का इस बार का सियासी भविष्य? देखिए, पीके ने जमीन तैयार की, इसमें कोई दो राय नहीं। पीके ने एक नई संभावनाओं को जन्म दिया, एक नई संभावनाएं जो कि दिल्ली में 10 साल तक सत्ता में रही आम आदमी पार्टी कुछ अगर उस रोकना चाहूंगा, तरीके समय की एक और बड़ी खबर आ रही, सभी 243 सीटों के रुझानों में जेडीयू 75 और बीजेपी 70 सीट पर इस समय आगे चल रही है। सभी 243 सीटों के रुझानों में आरजेडी 60 और कांग्रेस 15 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। ये रुझान लगातार बदलते जा रहे हैं। तो 243 सीटों के जो रुझान हैं वो सामने आ गए हैं। अब कौन जीतता है, कौन हारता है, ये तो वक्त के कहा जा सकता है कि परत में सिमटा हुआ है, लिपटा हुआ, वो समय ही बताएगा। लेकिन अभी सभी 243 सीटों के रुझानों में जेडीयू 70 पर आगे, सभी 243 सीटों के रुझानों में आरजेडी 60 और कांग्रेस 15 सीट पर आगे। अखंड जी, बिल्कुल, जैसा अब चर्चा कर रहे थे कि इसमें पीके का क्या रोल रहा है, तो पीके का रोल इस वजह से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया कि चुनाव के दरमियान ये ज़रूर है कि उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाने में कामयाब रही, चाहे एनडीए हो या फिर उसमें आरजेडी का भी रोल कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि वो ये कहने लगे कि वो टिकट बेच रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक इल्ज़ाम की वजह से उनको खारिज नहीं किया जा सकता था। पीके ने जो किरदार निभाया था पूरे पिछले 2-2.5 सालों में, जिस तरीके से उन्होंने ज़मीन पर काम किया था, जिस तरीके से उसके सेफोलॉजिस्ट रहे हैं, जिस तरीके से पीआर का उनका काम रहा है, उसमें वो महारथी हैं। और इस तरीके से उन्होंने एक साफ और बेदाग छवि की राजनीति की जो परंपरा शुरू करने की कोशिश की, वो एक बीच में एक संभावनाएं तलाशने की कोशिश थी। वो संभावनाएं तलाशने में कामयाब रहे थे। ये अलग की बात है कि अभी जो देखा जा रहा है कि उनमें उनको कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, ये तो बात की बात है। लेकिन आने वाले भविष्य के लिए अगर देखा जाए तो बिहार की राजनीति में पीके गौण नहीं रहेंगे। पीके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए जल्द ही दिखाई दे सकते हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव तक अगर पीके इस रफ्तार से चलते रहे तो फायदा होगा। हाँ, ये जरूर है कि संख्या के लिहाज से अगर देखा जाएगा सीटों में, तो ये जो रुझान आ रहा है, मुमकिन है कि इसमें कुछ तब्दीली हो जाए, कुछ कम हो जाए, कुछ ज्यादा भी हो सकती हैं। लेकिन जो पीके की भूमिका रहने वाली है वो बिल्कुल ऐसी रहेगी कि जिससे ये माना जा रहा था कि एनडीए को नुकसान होगा उससे। अगर पीके मजबूत होते हैं तो निश्चित तौर पर एनडीए का नुकसान होगा। लेकिन अभी जो मैंने कहा ना शुरुआत में कि प्रो इनकम्बेंसी सब महसूस हो रहा है, जो रुझान दिखाई दे रहे हैं, तो अगर प्रो इनकम्बेंसी थी तो उसमें पीके का बहुत ज्यादा रोल नहीं दिखाई देता है। लेकिन सिर्फ इस चुनाव से उनकी पूरी भूमिका पर पूरे उनके जो रणनीति कहा जा सकता है कि बिहार के चुनाव में पीके ने अपनी एक दस्तक दी है। वो हार जीत अलग हो सकता है, लेकिन इस चुनाव में यह रहा है कि पीके ने एक, ज्ञानेंद्र शुक्ला जी, पीके का प्रभाव वक्त के साथ बदलेगा, वक्त के साथ प्रभाव होगा। और अगर इस बार कुछ सीटें निकाल ले जाते हैं तो क्या बिहार में स्थापित माना जाए उनकी पार्टी को? देखिए, आम आदमी पार्टी के बाद से जो सबसे ज्यादा चर्चा में आया है कि वो पीके का ही नाम आया है। उनकी जन स्वराज पार्टी के जरिए उन्होंने कोशिश की है। लेकिन आम आदमी पार्टी और जन स्वराज वाले में अंतर सिर्फ इतना है कि जब आम आदमी पार्टी आई तो शायद जनता को ज्यादा उम्मीदें थी। उनको लगता था कि एक वैकल्पिक राजनीति का एक उनको मार्ग दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें निराशा हुई। उसके बाद से उनको लगा कि उनकी राजनीति में और बाकी दलों की राजनीति में कोई अंतर नहीं। तो ऐसे में जन स्वराज पार्टी के ऊपर वो काली छाया हमेशा मंडराती रही। जो शंकाएं थी, आशंकाएं थी लोगों के जहन में जो थी, वो उनके साथ उनके लिए एक माइनस पॉइंट रहा। उसके साथ ही पीके का जो कार्य करने की शैली है, वो चाहे मोदी के साथ काम किया हो, चाहे कांग्रेस के खेमे के साथ काम किया हो, नीतीश कुमार के साथ काम किया हो, तो सारे नेता